दोस्तों नमस्कार। आज प्रधानमंत्री जी ने एशिया के सबसे बड़े एग्जीबिशन ग्राउंड का इनॉग्रेशन करते हुए इस बात को कहा कि भारत में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए। ये बात बहुत सही है दोस्तों कि जब भी कभी भी किसी राज्य में या किसी भी शहर में कोई बड़ी एग्जीबिशन होती है या कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है तो वहां पे इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है। उदाहरण हमारे सामने है। जब G20 हिंदुस्तान में दिल्ली में हुआ तो हमने ये देखा कि दिल्ली के जितने होटल थे, जितने इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस थे, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थे, 5 स्टार होटल्स थे, टैक्सी ऑपरेटर्स थे, सबके पास बहुत काम था। हालत ये थी कि दिल्ली के अंदर 5 स्टार होटल्स में जगह नहीं थी और जो नॉर्मल रेंट थे वो काफी ज्यादा हो गए थे। अगर हम इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो मेरा जो अंतरराष्ट्रीय अनुभव है, उदाहरण के लिए जर्मनी के अंदर हर बड़े शहर में अपनी एक वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन होती है और जो वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन होती है वो इतनी बड़ी होती है और वो 3 से 5 दिन तक चलती हैं और इतने एग्जीबिटर्स होते हैं कि अगर आप 5 दिन लगातार चलते भी रहें तो आप पूरी एग्जीबिशन कवर नहीं कर सकते। ये होती है वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन। सिमिलरली अगर हम चाइना की बात करें तो लेटली चाइना ने भी अपने हर प्रोविंस में एक अंतरराष्ट्रीय एग्जीबिशन का फोकस रखा है और काफी वर्ल्ड क्लास स्तर की वहां पे भी एग्जीबिशंस होती हैं। लेटली हमने यही ट्रेंड दुबई में और थाईलैंड में भी देखा है और इसका फायदा आपको वहां पे जो लोकल इकोनॉमी है उसके ऊपर सीधा प्रभाव होते दिखता है। अब सवाल ये है कि हिंदुस्तान को अगर हमें टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ एक कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन भी अगर बनाना है तो हमें क्या करना होगा। बहुत बार कोशिश हुई, ITPO एक पूरा हमारे यहाँ संस्था है, प्रगति मैदान इसी काम के लिए बना गया था। बहुत सारी एग्जीबिशंस हमारे यहाँ होती हैं, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस एग्जीबिशन की जो हम बात कर रहे हैं, अगर हमें वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन चाहिए और हमें वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट चाहिए और बड़ी मात्रा में टूरिस्ट चाहिए तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि ऐसे कौन से स्पेशलाइज सेक्टर हैं जिसमें हिंदुस्तान अपनी छाप छोड़ सकता है। उदाहरण के लिए, क्या हम हैंडीक्राफ्ट पे वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन बना सकते हैं? क्या हम फूड आइटम्स पे वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन बना सकते हैं? क्या हम टेक्सटाइल पे वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन बना सकते हैं? हम किस क्षेत्र में वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन बना सकते हैं? सिर्फ दुनिया से आमंत्रित करने से भीड़ नहीं आएगी। जब तक उस क्षेत्र में आपके यहाँ पे वर्ल्ड क्लास लोकल इंडस्ट्री नहीं होगी तो बाकी जो पार्टिसिपेशन है वो दुनिया से तभी आएगा जब आपका 50% से ज्यादा पार्टिसिपेशन लोकल इंडस्ट्री का होगा और ये बात हमें समझनी होगी। इसीलिए अलग अलग मंत्रालयों को ये देखना होगा कि वो कौन से सेक्टर हैं जहां पे भारत वर्ल्ड क्लास डिस्प्ले कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर मैं अनुगा की बात करूं, जर्मनी में डुसेल्डोर्फ में अनुगा होता है, कोलोन में जो अनुगा होता है वहां पे इतनी इंडस्ट्रीज होती हैं, फूड प्रोडक्ट्स की, टेक्नोलॉजीज की, केमिस्ट्री की, पैकेजिंग की, मतलब फूड सिस्टम से रिलेटेड आप हर चीज वहां देख सकते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल एग्जीबिशंस होती है। हमारे एग्जीबिशन में समस्या क्या होती है कि अगर आप इंजीनियरिंग की भी एग्जीबिशन लगा रहे हैं तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बीच में रिटेल प्रोडक्ट्स की भी दुकान लगा देंगे, किताबों की भी दुकान लगा देंगे, हैंडीक्राफ्ट्स की भी दुकान लगा देंगे, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की भी दुकान लगा देंगे। कुछ भी करते हैं क्योंकि उनकी स्टॉल बिकती है और उनको रेवेन्यू मिलता है। इससे क्वालिटी ऑफ जो एग्जीबिशन है और जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उसकी क्वालिटी खत्म होती है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपका अंतरराष्ट्रीय कनेक्ट कितना है। इसके लिए आपको पूरी दुनिया में प्रमोशन करना पड़ता है, एग्जीबिशन पे खर्चा करना पड़ता है, मार्केटिंग पे खर्चा करना पड़ता है
और भारत अगर अपने आप को इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाना चाहता है तो आपको अपनी एम्बेसीज में एक एग्जीबिशन डेस्क, एग्जीबिशंस इन इंडिया के नाम से आपको एक डेस्क बनानी पड़ेगी, ताकि वो एजेंसीज वहां की लोकल एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करें, लोकल सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करें, लोकल इंडस्ट्री एसोसिएशंस या ट्रेड एसोसिएशन से बात करें, ताकि वहां से पार्टिसिपेशन हिंदुस्तान में आए। दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है वो है टेक्निकल स्किल्स। आप सिर्फ एग्जिबिट करने के साथ साथ आपको इंटरनेशनल डिस्कशन भी वहां चाहिए होता है, तभी आप उसको कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन बना सकते हैं। और जब आप इंटरनेशनल क्वालिटी की बात करते हैं तो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्पीकर्स भी चाहिए होते हैं, और जब आपको अंतर्राष्ट्रीय स्पीकर चाहिए होते हैं तो आपको उनको बुलाना पड़ता है, उन पे खर्चा करना पड़ता है। मैं दुनिया के कई देशों में गया हूं एज ए इंटरनेशनल स्पीकर, वहां के इवेंट्स में, एग्जीबिशंस में, कॉन्फ्रेंसेस में। दोस्तों, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि सारा खर्चा ऑर्गेनाइजर्स उठाते हैं। इस बात को भी हमें समझना होगा कि क्या भारत सरकार इस तरह का बजटरी प्रोविजन करने को तैयार है, क्योंकि इसमें बहुत तरह के इश्यूज सामने आएंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर ली, प्लान कर ली, क्या वास्तव में आपकी लोकल कम्युनिटी इस बात को रेस्पेक्ट करती है? इस बात को समझना होगा। जैसा हमने देखा कि जब विदेशी मेहमान हिंदुस्तान आते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट पे हो, बस स्टैंड पे हो, रेलवे में हो, मार्केट में हो, किस तरह से हम उनको प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं। ऑटो वाले जरूरत से ज्यादा पैसे मांगते हैं। अब तो ये बात अच्छी है कि ऐप बेस्ड ट्रेवल सिस्टम हो गया है, लेकिन उसके बाद भी क्वालिटी ऑफ फूड, जो क्वालिटी फूड यहाँ मिलेगा, क्या वो हाइजीनिक है, क्या वो अनएडल्ट्रेटेड है, इसकी गारंटी कौन लेगा? ये बात सही है कि हम कह देंगे FSSAI के अप्रूवल सारे रेस्टोरेंट्स को है, क्या वास्तव में वो क्वालिटी सर्विस है या एक फॉर्मेलिटी के तौर पे रजिस्ट्रेशन कराया गया है? जब तक हम फूड क्वालिटी पे फोकस नहीं करेंगे, एग्जीबिटर्स और जो इंटरनेशनल गेस्ट हैं, और वो जरूरी नहीं है कि सारे VIP हों, आम आदमी भी होते हैं, मिडिल क्लास के लोग भी आते हैं, क्योंकि एग्जीबिशन में वहां के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो आते हैं मार्केट देखने, बायर सेलर्स मीट में पार्टिसिपेट करने, टेक्निकल सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करने। वो ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, उनको इकोनॉमिक बट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिलना चाहिए। मैं भी रिसेंट एग्जीबिशन, एक इवेंट आपको बताता हूं। मैं COP21 के लिए पेरिस गया था, तो जब वहां खाने की बात हुई तो एक रेस्टोरेंट में पूछ रहा था कि आप किस तरह से क्वालिटी एश्योर करते हैं, क्वालिटी खाने की। तो उसमें एक बहुत अच्छी बात पेरिस में उन्होंने बताई मुझे कि चाहे 5 स्टार होटल हो या ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट हो, फूड क्वालिटी को लेके हमारी सरकार बहुत ज्यादा रूथलेस है। अगर किसी की फूड क्वालिटी में प्रॉब्लम आ गई तो उस रेस्टोरेंट को सील कर दिया जाता है। यहाँ पे इस बात को लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता कि ये छोटा रेस्टोरेंट है या छोटी दुकान है तो घटिया माल बेच सकता है। फूड सेफ्टी और हाइजीन को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्या भारत में इस तरह के कानून हम बना सकते हैं या नहीं बना पाएंगे बिकॉज ऑफ लोकल पॉलिटिकल रीजंस? ये भी हमें सोचना होगा। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमारे यहाँ पे जिस तरह से जब टूरिस्ट आता है तो अपने साथ कुछ ना कुछ सोवेनियर लेके जाना चाहता है, उस देश की यादगार लेके जाना चाहता है। क्या हमारे यहाँ पे जरूरत से ज्यादा जब बार्गेनिंग होती है तो एक गलत मैसेज जाता है कि आप 1000 रुपए की चीज को बाद में 200 रुपए में खरीद लेते हैं। इससे टूरिस्ट को ये लगता है कि पहले हमें चीट करने की कोशिश की गई और बाद में शायद हमारी डील ठीक हो गई। ये जो मैसेजिंग है ये बहुत गलत है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आप देखेंगे कि वहां पे भी बार्गेनिंग आप कर सकते हैं, मनाही नहीं है, दुनिया में बहुत जगह बार्गेनिंग होती है, लेकिन वहां पे प्राइस टैग ट्रांसपेरेंटली लिखा जाता है। हमारे यहाँ भी MRP का सिस्टम है, लेकिन बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स जो सोवेनियर आइटम्स हैं, उसकी क्वालिटी और प्राइस पे अगर हम ध्यान दें, एक फेयर ट्रेड प्रैक्टिस अगर हम शुरू करें तो आने वाले टूरिस्ट को इससे फायदा होगा। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लोकल टूरिज्म को लेकर, लोकल ट्रांसपोर्ट को लेकर, ये अच्छी बात है कि आज मेट्रो वहां एग्जीबिशन सेंटर तक जा रही है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसे बहुत सारे एग्जीबिशन सेंटर हैं जहां ट्रांसपोर्ट के लिए सुविधाएं नहीं है, बहुत महंगी हैं, अनरिलायबल हैं और अक्सर मिलती भी नहीं।
और खासकर अगर विमेन ट्रैवलर है तो उनको बहुत बड़ा रिस्क लगा रहता है कि आर दे गोइंग इनटू सेफ डायरेक्शन और नॉट। जीपीएस के माध्यम से काफी हद तक राहत मिली है, लेकिन उसके अलावा अगर वहां पे हम महिला पुलिस या टूरिज्म पुलिस का इंतजाम करें और जिस तरह से लोकल ट्रांसपोर्ट को अगर मैनेज करने की जरूरत पड़े तो हमें करना चाहिए। ये बात अगर हम करेंगे तो लोगों को सुविधा होगी और टैरिफ को एडवांस में प्रिंट किया जाए या 1 फुल डे फेयर, जैसे होता है कि हॉप ऑन हॉप ऑफ टाइप कॉन्सेप्ट, कि आप पूरे दिन का टिकट ले लीजिए और आप जो भी लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है आप उसका जितना मर्जी इस्तेमाल कर लें। जर्मनी में तो हालत यहाँ तक है कि अगर आपने एग्जीबिशन की एंट्री टिकट ले रखी है और अगर आप लोकल ट्राम में या लोकल ट्रेन में सफर करके दूसरे शहर जा रहे हैं और अगर आप उसको एग्जीबिशन की टिकट भी अगर दिखा देते हैं तो टिकट चेकर आपसे ट्रेन की टिकट नहीं मांगता है। वो ये कहता है अगर आप एग्जीबिशन के लिए आए तो दिस टिकट इज वैलिड फॉर लोकल ट्रांसपोर्ट। ये बात हमें समझनी होगी। तो जो हमारा 1 कार्ड 1 नेशन सिस्टम जो हमने बनाया है ट्रांसपोर्ट का, उसको क्या हम बसेस और लोकल ट्रेन्स में या बाकी ट्रेन्स में भी लागू कर सकते हैं, इस पे भी सरकार को सोचना होगा। उसके अलावा दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो वीसा रूल्स, क्योंकि एग्जीबिशन जब होती है तो 11th आवर तक कंपनियां प्लान करती हैं कि कौन जाएगा, और अगर वीसा में टाइम लगता है, अगर ऑनलाइन वीसा पॉसिबल नहीं है या ऑन अराइवल वीसा पॉसिबल नहीं है तो फिर ये दिक्कत कर सकता है। तो वीसा रूल्स को भी हमें देखने की जरूरत है। उसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है कस्टम रूल्स। अगर हिंदुस्तान में एग्जीबिशन है, बाहर से लोग अपने प्रोटोटाइप्स ला रहे हैं, सैंपल्स ला रहे हैं, हिंदुस्तान में अगर उनको एग्जीबिशंस के लिए मान लीजिए 5 कार्टन 10 कार्टन मटेरियल लाना है, 200 500 700 किलो फॉर सैंपलिंग, उसको लेके हमें अपने कस्टम रूल्स को देखना होगा। और ये बात भी सही है कि जब एग्जीबिशन खत्म हो जाती है, बहुत सारे आइटम पेरिशेबल होते हैं, बहुत से आइटम ऐसे होते हैं जो एग्जीबिटर्स लोकली डिस्पोज करके जाना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू कैरी इट बैक। वो अपने साथ वापस भाड़ा दे के आइटम ले जाने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन कभी कभी कस्टम्स रूल ये कहता है कि अगर आप एग्जीबिशंस के लिए लाए हैं तो आप उसको वापस लेके जाएंगे, आप लोकल बेच नहीं सकते। मुझे लगता है भारत सरकार को इस पे भी एक क्लियर पॉलिसी करनी चाहिए कि आप कितना आइटम ड्यूटी फ्री ला सकते हैं और उसको आप लोकल डिस्पोज ऑफ करके जा सकते हैं। किस आइटम की क्या रिक्वायरमेंट होगी बेस्ड ऑन डिफरेंट कैटेगरीज, इस पे भी एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है और वो ट्रांसपेरेंटली एडवांस में रहे, ताकि कस्टम्स पे जब आदमी आता है तो एयरपोर्ट पे वो तंग ना हो। इस बात का भी हमें सोचना होगा, समझना होगा। और जब वो डिस्पोजल करके जाते हैं तो जो लोकल टैक्सेशन पॉलिसी है, जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, उसको कम करना होगा। मैंने अक्सर इंडियन एग्जीबिशंस में देखा है, बहुत सारे फॉरेन गेस्ट इस बात को लेके परेशान होते हैं कि वो मटेरियल लाए थे, सैंपल में खत्म हो गया या वो लेके जाना नहीं चाहते हैं। तो एग्जीबिशन एरिया में पुराने टाइम पे टैक्स इंस्पेक्टर्स, एक्साइज इंस्पेक्टर्स, वैट इंस्पेक्टर्स घूमते रहते थे और ये कहते थे कि नहीं आपको ये कागज देना है, ये करना है, वो करना, अननेसेसरी हैरेसमेंट। अगर हम इसको मिनिमाइज कर देंगे तो हम अपने आप को एक एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन के रूप में बना पाएंगे। ये बात सही है कि अगर आपके यहाँ पे बड़ी एग्जीबिशन या बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है तो इसका तुरंत इकोनॉमिक फायदा होता है। जर्मनी में हालत ये है कि अगर आप एग्जीबिशन से एक दिन पहले अगर रूम रेंट लेते हैं तो अगर मान लीजिए वो $100 का है, तो एग्जीबिशंस के अगर 4-5 दिन, वो पूरा जो हफ्ता होता है, एडवांस में सबको पता होता है कि उस 7 दिन या 5 दिन होटल के रेट डबल या 3 गुना होंगे, तो किसी को एतराज नहीं होता है। और जैसे ही एग्जीबिशन खत्म होती है अगले दिन से वापस रेट पुराने वाले टैरिफ लेवल पे आ जाते हैं। इससे लोकल इकोनॉमी को भी फायदा होता है, होटल इंडस्ट्री को भी फायदा होता है और देश को भी फायदा होता है। तो बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें हैं, अगर हम उनको करेंगे तो देश का निश्चित रूप से फायदा होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हमें फोकस करना होगा। अगर दिल्ली में हम चाहते हैं तो दिल्ली में क्या ऑटो एग्जीबिशन हो, अगर बेंगलोर में है तो क्या हम वहाँ पे डिफेंस एग्जीबिशन करें, आईटी एग्जीबिशन करें,
अगर हम अहमदाबाद की बात कर रहे हैं तो क्या वहाँ पे हम फार्मा एग्जीबिशन का हब बिल्ड करें? अगर हम हैदराबाद की बात कर रहे हैं तो वहाँ कौन सा होगा? अगर कलकत्ता कर रहे हैं तो वहाँ कौन सा होगा? ये बहुत जरूरी है कि फोकस किया जाए। एक दूसरे को कॉपी करके, एक दूसरे के क्लाइंट बेस को तोड़ के सारे इवेंट को सब स्टैंडर्ड करने से अच्छा है कि भारत सरकार एक पॉलिसी बनाए मंत्रालय के साथ कि किस राज्य के किस शहर में कौन सी एग्जीबिशन को प्रमोट किया जाएगा, और ताकि वहां की राज्य सरकार 12 महीने, जैसे हम आज तैयारी करते हैं हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की, इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं, उसी के साथ अगर हम वहां पे इंटरनेशनल एग्जीबिशन का भी प्रावधान कर दें और कम से कम 1 या 2 सेक्टर में, ज्यादा ना करें, सारी चीजें करके सब स्टैंडर्ड लो क्वालिटी करने से अच्छा है हर राज्य अपने यहाँ 1 या 2 सेक्टर पे फोकस करे और इस तरह से रखे कि एक दूसरे का नुकसान ना हो। अगर एक राज्य इंजीनियरिंग का कर रहा है, दूसरा इंजीनियरिंग में ना करे। अगर एक क्षेत्र टेक्सटाइल में कर रहा है तो जब तक वो बड़ा इवेंट नहीं हो जाता तो उसी के कंपटीशन में दूसरा इवेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे दोनों इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को नुकसान होता है। तो ये बात हमें समझनी होगी। और ओवरऑल किस तरह से हम अपने यहाँ पे होटल के रेट्स कम कर सकें, एग्जीबिटर्स के लिए खर्चा कम कर सकें, इवन जो एग्जीबिशन वेन्यूज हैं उनकी कॉस्ट कैसे कम कर सकें। अगर हम इन पे काम करेंगे तो भारत निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन टूरिज्म डेस्टिनेशन बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बाकी चीजें भी बहुत हैं, कल्चरल दिखाने को बहुत है, आर्ट दिखाने को बहुत है, बाकी टूरिस्ट प्लेसेस बहुत हैं जिससे टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। तो ये ओवरऑल बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन इसकी प्लानिंग बहुत जरूरी है। उम्मीद है कंसर्न लोग इस बात को ध्यान देंगे और जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा उस बात को सीरियसली लेंगे, क्योंकि कोई भी इवेंट ग्लोबल लेवल पे अगर आपको एस्टेब्लिश करना है तो उसमें 3 से 5 साल का कम से कम समय लगता है। तो आपको पेशेंस भी रखना होगा, शुरू में खर्चे भी करने होंगे। पहले दिन से अगर हम उसकी प्रॉफिटियरिंग सोचेंगे और ये सोचेंगे कि हमने काफी खर्चा कर दिया, रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो ऑर्डर बुकिंग या स्टॉल बुकिंग के चक्कर में हम अगर इंजीनियरिंग एग्जीबिशन है उसमें नॉन इंजीनियरिंग आइटम भी अगर हम लेके आएंगे तो इससे इवेंट की क्वालिटी खराब होती है। तो इसीलिए किस तरह का फिस्कल इंसेंटिव हो, किस तरह का टैक्सेशन हो, इसको भी देखना बहुत जरूरी है। उम्मीद है दोस्तों आज की ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। आप ये शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, जो आपके अधिकारी हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको भी कर सकते हैं। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।